नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। हम इतिहास विषय को पढ़ रहे थे और इसी इतिहास विषय के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इतिहास के आधुनिक भाग का। आधुनिक भाग यानी हिस्ट्री का जो लेटेस्ट वाला जो भाग है आधुनिक भारत जिसकी अपन बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले देखिए 1909 से लेकर और 1947 वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है गांधी युग के नाम से। किस नाम से? गांधी युग के नाम से। ठीक है, गांधी युग के नाम से इसे जाना जाता है। यानी इस समय जो घटनाएं घटी थी वो गांधी जी के इर्द गिर्द घूमी थी, इसलिए हमारे जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इस युग को किसकी संज्ञा दी? गांधी युग की संज्ञा थी। इससे पीछे के जो वीडियो थे वो हमने पढ़ भी लिए थे। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिप्स प्रस्ताव। क्या पढ़ेंगे? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ठीक, यानी 1909 से लेकर 1947 का ये जो समय है ये समय कहलाता है गांधी युग के नाम से। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया? 1942 के अंदर आया। और इसे किस नाम से? ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया। इसलिए इस आयोग को ये जो संगठन था इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी अपन रूपरेखा तैयार करते हैं। होगा कि क्या था इस समय, यानी 1942 में ऐसे क्या घटना घटी कि भी क्रिप्स प्रस्ताव आया। और एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया, या इसमें से कुछ मांगे होंगी, यानी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसमें से पूछेगा कि यह मांग कब रखी गई, तो उसमें आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, या जैसे एक प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न आ गया। देखिए प्रश्न आता है कि भारत को डोमेनियन स्टेट की, ये क्वेश्चन है, मान के चलो आपके एग्जाम में आता है, भारत को डोमिनियन स्टेट की अवधारणा किस प्रस्ताव के अंतर्गत दी गई। ठीक है, यानी ये डोमिनियन का जो अर्थ होता है वो होता है अधिराज्य। क्या होता है? अधिराज्य। यानी अब आधा राज्य, मतलब जो आपको पता होगा कि जैसे देखिए ब्रिटिश कंपनी जो थी उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका पूरे भारत के ऊपर राज था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत के ऊपर राज था। इसने क्या किया? अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए या किसी भी एंगल से अगर देखें तो इसने पूरे भारत को 3 पार्टों में डिवाइडेशन कर रखा था। तो पहला कौन सा था? ब्रिटिश भारत। कौन सा था? ब्रिटिश भारत। दूसरा चीफ कमिश्नरी। दूसरा कौन सा था? चीफ कमिश्नरी। और तीसरा जो इसका पार्ट था वो था देशी रियासत। ठीक है, यानी पूरी की पूरी हमारी जो डायनेस्टी थी, हमारा जो साम्राज्य था, हमारा जो पूरा भारत देश था, उसको कितने पार्टों में डिवाइडेशन कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? 3 पार्टों में। पहला पार्ट कौन सा? ब्रिटिश प्रांत। ये लेकर आए थे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने आपको बताया था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। उसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश भारत का अर्थ क्या होता था कि यहाँ पर खुद गवर्नर जनरल के नेतृत्व के अंदर शासन चलता था। और चीफ कमिश्नरी यहाँ पर जो ये पूरे भारत में 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। ब्रिटिश प्रांत भारत में 292 थे और देशी रियासतों की संख्या भारत में 565-66 के लमसम बताई जाती है। तो चीफ कमिश्नरी 4 हुआ करते थे और देशी रियासत यानी ब्रिटिश भारत तो खुद वायसराय या गवर्नर जनरल के आधिपत्य में शासन चलता था। चीफ कमिश्नरी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और गवर्नर जनरल के सहायता के लिए पूरे भारत में 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। और देशी रियासत ये यहाँ पर जागीरदार, जमींदार या देशी राजा
शासन करते थे, किसके नेतृत्व में? ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नेतृत्व में। तो अब जैसे प्रश्न आया कि डोमिनियन स्टेट, अब A B C D, ए में आएगा जैसे सबसे पहले आ गया 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, एक ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। तीसरा आ गया कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और चौथा अगर इसमें देखें तो चौथा दे देगा वो भारत स्वतंत्रता आंदोलन 1947। अब देखो यहाँ पर हम गलत कर देंगे, ज़्यादातर बच्चे जो करके आएंगे वो करके आएंगे 1947, क्योंकि डोमिनियन, अगर पहली बात तो लोगों को ये अर्थ पता नहीं होता कि डोमिनियन होता क्या है। अब डोमिनियन का अर्थ होता है अधिराज्य। क्या होता है? अधिराज्य। भी अधिराज्य खुद का राज्य है, तो खुद का राज्य अगर किसी को अर्थ पता होगा तो वो क्या करेगा? भी 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो डोमिनियन स्टेट तो अपने आप ही बन जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि कुछ कर देंगे कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि ये 1946 में घटी थी। ये सोचेंगे भी 1946 में 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग अगर इसको भी कर सकते हैं मिली जुली ऑप्शन, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव, यानी भारत को डोमिनियन स्टेट की अवधारणा दी है, लागू नहीं हुआ भी। और ये कब देगा? देखिए होगा क्या, देखिए क्या होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया क्यों। सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन यही आता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया क्यों। आने के पीछे अगर कारण पता चल जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा कि 1914 से 1918 के मध्य, ठीक है, यानी 1914 से 1918 के मध्य दुनिया के इतिहास में क्या लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अंडरस्टैंड? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो इस समय देखिए घटना क्या, 1914 से 1918, यानी गांधी का आगमन, यानी गांधी जी 1915 में भारत आए थे, गांधी का आगमन। और इस समय हम क्या थे? ईस्ट इंडिया के गुलाम थे। सही है ना बात? यानी 1914 वाला, हम तो गुलाम तो 1757 में ही हो गए थे, प्लासी के युद्ध के बाद ही हो गए थे। अब 1914 से 1918 के मध्य दुनिया के इतिहास में जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, उस समय जब गांधी आए थे तो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सहायता की थी। गांधी जी को इस समय भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्या कहा गया था इस समय? भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट इंग्लिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यापारी। तो 1914 से 1918 के मध्य दुनिया के इतिहास में जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, किन किन के मध्य? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। अब आपको पता होगा कि मित्र राष्ट्रों का जो प्रमुख देश था वो था इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। और हम किसके उपनिवेश थे? इंग्लैंड के। हम किसके उपनिवेश थे? इंग्लैंड के। स्वाभाविक सी बात है। और इंग्लैंड जब इस युद्ध में लड़ रहा था तो उस समय भारतीयों को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया गया। तब गांधी जी ने सोचा कि अगर हम लोग अंग्रेजों की सहायता करेंगे, मित्र राष्ट्रों की सहायता करेंगे, तो ये हमें छोड़ देंगे, हमें क्या कर देंगे? ये आज़ाद कर देंगे, क्योंकि हम लोग इनकी सहायता करेंगे युद्ध में। अब युद्ध में अगर हम सहायता करेंगे, स्वाभाविक सी बात है ये जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्या होगा? हमें ये लोग क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। और इसी सोच के आधार पर भी हमें स्वतंत्र कर देंगे। इसी के आधार पर गांधी जी ने पूरे भारत में घूम घूम कर ब्रिटिश सेना के लिए भारतीय सैनिक तैयार किए थे, और बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सैनिक गए भी थे, ठीक है। लेकिन इस समय क्या हुआ था कि जब भारतीय सैनिक चले गए तो कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि आपको अग्रिम मोर्चे पे नहीं रखेंगे, आपको सैलरी दी जाएगी, अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी, भारत को हम आज़ाद कर देंगे। ये जो शर्तें, जो कमिटमेंट हुआ था, वो एक भी कमिटमेंट अंग्रेजों ने पूरी नहीं की, जिससे गांधी जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। गांधी जी को क्या हुआ? बहुत बड़ा दुख हुआ, ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक विश्व युद्ध उन्होंने देख लिया। अब 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ।
अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अब गांधी जी हो, चाहे भारत का कोई भी सैनिक हो, चाहे भारत का कोई भी आदमी हो, वो अब इनकी सहायता नहीं करेगा। उनको उसको पता था कि हमने पहले विश्व युद्ध में भी इनकी सहायता की थी, तब भी हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, हमें क्या दिया इन्होंने, क्या मिला हमें। तब ये सारे डर रहे थे कि अब हम इनकी क्या नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। तब अब भारतीयों को कुछ लालच देना पड़ेगा। अब लालच देना पड़ेगा तो उस समय क्या हुआ कि चीन का राष्ट्रपति चियांग काई शेक और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन का जो राष्ट्रपति था चियांग काई शेक, उसने क्या किया कि इंग्लैंड के ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि आपके बहुत सारे उपनिवेश हैं और उसमें भारत भी एक उपनिवेश है, तो क्यों न एक बार कुछ ऐसा लालच या ऐसी कुछ शर्तें दी जाए जिसके कारण क्या हो कि जो भारतीय लोग हैं या भारतीय जो सैनिक है वो हमारे युद्ध में क्या करे, सहायता करे। ऐसी अवधारणा लेकर आया क्रिप्स प्रस्ताव, यानी सीधा सा उत्तर आ गया आपके पास कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत क्यों आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए। सबसे पहले देखिए, सेकंड विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए, मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव लेकर क्रिप्स भारत आया। भी आपसे सीधा एग्जाम में प्रश्न आ गया कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स या सर क्रिप्स प्रस्ताव भारत में क्यों आया, तो क्यों आया कि सेकंड विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति नाजुक थी। अब इस नाजुक स्थिति में भारतीय जो सैनिक है वो दूरी राष्ट्रों के साथ लड़े मित्र राष्ट्रों की ओर से, इस कारण क्या आया था, क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। ठीक है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एंड चीन, ये जो देश थे ये भयभीत हो गए, क्योंकि पर सेकंड विश्व युद्ध में जापान शामिल हो गया था। जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल हो गया। जापान धुरी राष्ट्रों में क्या हो गया, शामिल हो गया। धुरी राष्ट्रों में क्या हो गया, शामिल। अब जापान जो देश है ना वो एशिया महाद्वीप का देश है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है और ये किसकी तरफ लड़ रहा था, धुरी राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। ठीक है ना। अब पहले देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तो 32 देश एक तरफ थे और 4 देश एक तरफ थे। मित्र राष्ट्रों की तरफ से कितने देश थे, 32, और धुरी राष्ट्रों की तरफ से कितने थे, 4, जिसमें ऑस्ट्रिया, पर्सा, हंगरी और ये जो देश थे मुख्य रूप से इटली, तो ये देश थे। अब जापान है, ये भी इनकी तरफ आ जाएगा, जर्मनी है वो भी इनकी तरफ आ जाएगा, इटली है ही, उसके बाद में ऑस्ट्रिया है, पर्सा है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, ये भी देश धुरी राष्ट्रों के। तो अब धुरी राष्ट्रों की स्थिति थोड़ी मजबूत हो रही थी। धुरी राष्ट्रों की स्थिति कैसी हो गई थी, थोड़ी मजबूत हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, क्रिप्स के नेतृत्व में एक आयोग भारत भेजा गया, जो कि 23 मार्च 1942 को कहाँ पहुँचा, भारत पहुँचा। ठीक है, इसने भारतीयों को कुछ अपने सुझाव बतलाए। क्या बतलाए, सुझाव, जिसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सुझाव लेकर आया था ये। सबसे पहले ये सुझाव लेकर आया था नंबर 1, पहला इसका सुझाव था भी कुछ लालच देना पड़ेगा ना, तो पहला था कि भारत को डोमेनियन स्टेट घोषित कर देंगे। भारत को डोमेनियन स्टेट घोषित कर देंगे, घोषित कर देंगे। ठीक, यानी भारत। दूसरा इसका कारण कि एक संविधान सभा का गठन होगा, एक संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है। नंबर 3,
गठित संविधान सभा गठित संविधान सभा गठित संविधान सभा भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएगी। संविधान बनाएगी। ये लालच दे रहा है क्रिप्स इस प्रकार से। चौथा क्या था, इस संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। भारत में एक जनसंघ बनाएंगे। जनसंघ बनाएंगे जिसके तहत संपूर्ण भारत एक भारत बनेगा। भारत बनेगा। ठीक है। अब छठी जो बात थी वो क्या था कि इस संघ में रहना या ना रहना भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करेगा। भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है। नंबर 7, चाहे तो वो इसमें रहे या अपना अलग संघ बनाए। ठीक है। अब जापान जब इस युद्ध में शामिल हो गया ना तो भारतीयों को डर सताने लगा। तो अब इन्होंने एक चीज़ और लिख दी कि भारतीयों की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। ठीक है। देखो क्रिप्स प्रस्ताव भारत क्यों आया। सबसे पहली बात मैंने आपको एक लाइन में उत्तर बता दिया इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत कमजोर थी और भारतीयों की सहायता के लिए भी ऐसे तो भारतीय आएंगे नहीं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इनको पता था कि हमारी कैसी हालत खराब की थी इन लोगों ने। तो कुछ लालच देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में इनको शामिल करने के लिए ये कुछ प्रस्ताव लेकर आया सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो पहला क्या था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट घोषित कर देंगे। ठीक है। इन्होंने कहा कि भारत को हम एक अधिराज्य बनाएंगे। दूसरा क्या है, हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। हम क्या करेंगे कि संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का गठन का अर्थ था कि हम लोग एक संविधान, जैसे 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी ना, संविधान बनाएंगे। तो एक संविधान बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? एक संविधान। और उस संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीयों के द्वारा होगा। फिर इन्होंने एक बात और लिख दी कि उस संविधान को मानने या न मानना वो भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करता है। भी अगर आप में कुछ को अच्छा लगता है तो मान लो, अगर कुछ को अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे मना भी कर सकते हो। तो ये ऐसी दोगली बातें ये लोग कर रहे थे। और उस समय भारतीय लोग भी बहुत समझदार हो गए थे कि देखिए पूरे आज हमारे पूरे भारत देश का एक संविधान है और भारत में कितने बड़ा अधिकारी हो चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, हमारी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। तो इन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे, संविधान सभा का गठन होगा, भारतीय लोग संविधान बनाएंगे। उसको मानना या न मानना किस पर निर्भर करता है? भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करता है। हम पूरे भारत के अंदर एक ब्रिटिश भारत का निर्माण करेंगे, यानी एक भारतीय जनसंघ बनाएंगे। ठीक है। उस जनसंघ में रहना भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करता है। तभी तो भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। अब ये बातें लेके आ गए ना। ये अगर यहाँ पर ये कहते थे ना कि हम भारत को एक स्टेट घोषित करेंगे, पूरा भारत एक होगा और उसमें रहना अनिवार्य होगा, तब तो क्या पता भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होते। अब इन्होंने क्या कर दिया कि
ऐसी लाइन लिख दी बीच में कि भारतीय जनसंघ में रहना भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो रहे और चाहे तो ना रहे। अब ऐसी बातें अगर लिखेगा तो दिक्कत तो आएगी ना। आप लोग क्या करेंगे, दो देशी रियासत को राजा वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। जैसे पाकिस्तान अलग हो जाएगा, भारत के अंदर अनेकों ऐसी ब्रिटिश प्रांत है। जब पटेल एकीकरण करेगा तो बहुत बड़ी दुविधा आएगी इस समय, क्योंकि इन्होंने ऐसे बीज बो दिए थे। ठीक है, अब जब जापान इस युद्ध में शामिल हुआ ना, तो जापान जब इस युद्ध में शामिल हुआ तो जापान हमारा पड़ोसी देश है, चीन से जस्ट जापान। तो भारतीयों को डर हुआ कि अगर इस युद्ध में हो ना हो, अगर दोहरी राष्ट्र जीत जाते हैं, अगर दोहरी राष्ट्र जीत गए तो जापान इंग्लैंड को दूर करके किसको उपनिवेश बना लेगा, भारत, यानी हमें दोबारा गुलाम बना लेगा। हम 200 वर्षों तक तो इनके गुलाम रह गए, और फिर जापान या दोहरी राष्ट्र हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगर ये जीत गए तो जापान अपनी हार का बदला तो लेगा ना। तो अपनी हार का बदला वो ब्रिटेन के लोगों को मारेगा, और ब्रिटेन के लोगों को मारने के लिए उसे भारत में आना पड़ेगा। तो भारत को भी आर्थिक या जो भी क्षति उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये बातें लेकर आया। तो उन्होंने प्रलोभन क्या दिया कि भारतीयों की सुरक्षा का भार किसके ऊपर रहेगा, ब्रिटिश सरकार के ऊपर रहेगा। अब भारतीय लोग सोचने लगे कि ये हमारी खुद तो सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद की सुरक्षा हो नहीं रही है। इस प्रकार क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है, और क्रिप्स प्रस्ताव की बहुत ही यहाँ पर मतलब अवहेलना होती है। जिसमें एक कमेंट आता है गांधी जी का। गांधी जी ने यहाँ पर कहा था इसके क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कि उत्तर तिथीय चेक, और नेहरू ने इसके बारे में कहा था ऐसे बैंक के नाम चेक, ऐसे बैंक के नाम चेक जो टूट रहा है। एक नेहरू ने कमेंट और दिया था, मेरा मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर आया है, शैतान का वकील बनकर आया है। ठीक है, ये कमेंट कई बार ये तो रीट में आया हुआ है। ठीक है, यानी उत्तर तिथीय चेक किस प्रस्ताव को कहा है, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहने वाला कौन है, गांधी जी। दो अलग अलग है, देखिए उत्तर तिथीय चेक यानी ऐसा चेक है जो डेट एक्सपायरी है। यहाँ से ये दो कमेंट है आपको कंफ्यूज कर देंगे। दूसरा है कि ऐसा बैंक के नाम चेक जो टूट रहे हैं, यानी एक ऐसे बैंक के नाम चेक है जो बैंक टूट रहा है, दिवालिया घोषित हो चुका है। ठीक है, फिर नेहरू ने कहा था कि मेरा मित्र जो क्रिप्स है वो शैतान का क्या बनकर आया है, वकील बन के आया है। शैतान का क्या बन के आया है, वकील बन के आया है। ऐसी बात इन्होंने कही थी। तो ये था पूरा का पूरा क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में मैंने आपको सारी बातें बता दी। दोनों कमेंट आपको याद रखने हैं। गांधी जी वाला तो बहुत बार एग्जाम में आता भी है, रीट के एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड सेकंड नेट के एग्जाम में। और नेहरू ने कहा था कि ऐसे बैंक के नाम चेक है जो बैंक टूट रहा है। ठीक है, और नेहरू ने क्या कहा था कि मेरा मित्र जो था क्रिप्स वो किसका वकील बन के आया, शैतान का वकील बनकर आया। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।